कक्षा 10 के सभी बच्चों का यहाँ पर स्वागत है हमारे वीडियो में। मित्रों, आपकी सामाजिक विज्ञान की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। फिर भी परीक्षा में जाने से पहले अपनी परीक्षा स्वयं करके देखें। और यहाँ पर मैं यूनिट फोर्थ यूनिट, जो कि आपकी अर्थशास्त्र आर्थिक विकास की समझ पर आधारित है, इस यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। इन प्रश्नों से को आप पढ़ करके देख पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई है। तो सबसे पहला पार्ट इस यूनिट में हमारा है डेवलपमेंट का, जो कि विकास। और इसमें अति महत्वपूर्ण निश्चित उत्तरीय प्रश्न, जो छोटे प्रश्न हैं, उनकी हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण मुझे लगे। आर्थिक विकास को मापने का सबसे सामान्य संकेतक क्या है? अगला प्रश्न है, वह कौन सा शब्द है जो वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को दर्शाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलना का मुख्य मापदंड क्या है? अगला प्रश्न है, किसी देश के नागरिकों की औसत आय को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन देशों को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्गीकृत करता है? अगला प्रश्न है, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जनित रोगों को रोकने के लिए कौन सी सार्वजनिक सुविधा आवश्यक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा प्रदान की गई स्कूल, अस्पताल और परिवहन जैसी सुविधाओं को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य मापदंड क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन किसका उदाहरण है? अगला हमारे अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि थोड़ा सा एक शब्द में नहीं, थोड़ा सा 40 शब्द का लगभग ये उत्तर होना चाहिए। विभिन्न लोगों के विकासात्मक लक्ष्य अलग अलग क्यों होते हैं? उदाहरण सहित दीजिए। आपका जो पेपर मिलेगा उस पेपर पे लिखा रहेगा कौन से नंबर का प्रश्न कितने शब्दों में आपको जवाब देना है, तो उसमें पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है, समझाइए कि केवल आय को विकास का मापदंड क्यों नहीं माना जा सकता? नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षरता दर और स्वास्थ्य सुविधाएं राष्ट्रीय विकास में कैसे योगदान देती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय विभिन्न देशों की तुलना के लिए पर्याप्त मापदंड क्यों नहीं है? अगला प्रश्न है, सार्वजनिक सुविधाएं मानव विकास में कैसे योगदान देती हैं? उदाहरण देकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास क्यों आवश्यक है? इसे प्राप्त करने के 2 उपाय बताने हैं। अब हम चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे, जो कि थोड़े से बड़े उत्तर आपको लिखने होते हैं। प्रश्न है, विभिन्न लोग जीवन में अलग अलग लक्ष्य रखते हैं, समझाइए कि विकास अलग अलग व्यक्तियों और समुदायों के लिए अलग अलग अर्थ क्यों रखता है? अगला हमारा प्रश्न है, आय आधारित विकास दृष्टिकोण मानव कल्याण के अन्य पहलुओं को कैसे नजरअंदाज करता है? उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। प्रश्न है, समझाइए कि प्रति व्यक्ति आय जैसे संकेतक विकास का संपूर्ण चित्र क्यों नहीं देते? जीवन की गुणवत्ता सुधारने में सार्वजनिक सुविधाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए, भारत से उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न हमारा है, यदि भारत की जीडीपी बढ़ती है लेकिन पर्यावरणीय स्थितियां खराब हो जाती हैं, तो क्या इसे वास्तविक विकास कहा जा सकता है? सतत विकास के संदर्भ में चर्चा करनी है। चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसमें से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र कृषि और खनन को शामिल करता है? ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र वस्तुओं के बजाय सेवाएं प्रदान करता है? किस क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है? ये चीज आप याद रखना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये आपको पता होने चाहिए। तो प्राथमिक क्षेत्र में आय का मुख्य स्रोत क्या है? आज भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के रोजगार में नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक लाभ नहीं होते? अगला प्रश्न है, कम वेतन और असुरक्षित नौकरियों में काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? लघु उत्तरीय प्रश्नों पे चलेंगे। भारत में तृतीयक क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ रहा है? उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अभी भी प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार की हिस्सेदारी अधिक क्यों है? अगला प्रश्न हमारा आता है, असंगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र से कैसे भिन्न है? अगला प्रश्न आता है, संगठित क्षेत्र में रोजगार असंगठित क्षेत्र की तुलना में अधिक सुरक्षित क्यों होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण से समझाइए कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार कौन से कदम उठा सकती है? अगले हमारे प्रश्न आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब बड़े। समझाइए
समझाइए कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र किसी देश के विकास में कैसे परस्पर क्रियाशील है। इस प्रश्न को याद कर लोगे तो सारे प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र के प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तृतीयक क्षेत्र का विकास क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठित असंगठित, मैंने कहा लघु में भी आएंगे, दीर्घ में भी आएंगे ये प्रश्न। भारत के आर्थिक विकास में द्वितीयक क्षेत्र के महत्व पर चर्चा कीजिए। कुछ प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो लघु उत्तरीय में भी हैं और दीर्घ उत्तरीय में भी हैं, तो एक ही जगह उसको याद कर लीजिए। बस आपको याद है तो आगे बढ़ते जाइए, आपको रिवीजन देखनी है, आपको चेक करना है कि हमारी कितनी तैयारी हुई है। भारत में रोजगार प्रदान करने में असंगठित क्षेत्र की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तीसरा चैप्टर हमारा आता है मनी और क्रेडिट से, मुद्रा और ऋण से। अति महत्वपूर्ण छोटे छोटे प्रश्न उत्तर। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा विनिमय के माध्यम से के रूप में कैसे कार्य करती है। अर्थव्यवस्था में ऋण प्रदान करने में बैंकों की क्या भूमिका है। भारत में गरीबों के लिए 2 औपचारिक ऋण स्रोतों की पहचान करनी है और ऋण की शर्तें को परिभाषित करना है। पहचान करने का मतलब लिखना है। स्वयं सहायता समूह जो कि गांव में बनते हैं, स्वयं सहायता समूह गरीबों के लिए वित्तीय समावेशन में कैसे योगदान देते हैं और औपचारिक ऋण से क्या तात्पर्य है। जब आप औपचारिक ऋण पढ़ोगे तो अनौपचारिक ऋण भी जरूर पढ़ लेना है, इसका भी तात्पर्य पूछा जाता है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में दैनिक लेन देन में मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों माना जाता है। आर्थिक विकास के लिए ऋण प्रदान करने में बैंकों की भूमिका को बताना है। और जैसे मैंने बताया था औपचारिक अनौपचारिक बार बार पूछा गया है, इसको याद जरूर कीजिएगा। बैंकों दिए जाने वाले ऋण की सामान्य शर्तें क्या होती हैं और स्वयं सहायता समूह वाला अभी प्रश्न आया था तो ये बड़े में भी आ सकता है, स्वयं सहायता वाला। फिर आता है दीर्घ उत्तरीय, बड़े प्रश्न है, तो समझाइए मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कैसे कार्य करती है और यह वस्तु विनिमय प्रणाली से बेहतर क्यों है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बैंक अपनी ऋण गतिविधियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के आर्थिक विकास में औपचारिक क्षेत्र के ऋण की भूमिका का उदाहरण बताना। स्वयं सहायता समूह गरीबों को ऋण प्राप्त करने में कैसे मदद करते हैं, यह भी आपको तैयार करना है। अब आता है चैप्टर 4 आपका वैश्वीकरण और आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित अति महत्वपूर्ण निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। विदेशी व्यापार बाजारों के एकीकरण में क्या भूमिका निभाता है। वैश्वीकरण के तेजी से फैलने के मुख्य कारण क्या है। प्रश्न है वैश्वीकरण में विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है। देशों में उत्पादन से क्या तात्पर्य है। हमारा प्रश्न है बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्विक उत्पादन नेटवर्क को कैसे प्रभावित करती हैं। न्याय संगत वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। वैश्वीकरण की परिभाषा और इसके प्रभाव बताने हैं। विदेशी व्यापार ने भारतीय बाजार को वैश्विक बाजार से कैसे जोड़ा है। वैश्वीकरण के विकास के लिए जिम्मेदार कारकों को पहचानना है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताने हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले WTO की क्या भूमिका है। अब आते हैं हम बड़े प्रश्नों। बड़े प्रश्न भी छोटे प्रश्नों से ही मिलते जुलते आपको मिलेंगे। एक टॉपिक को ढंग से याद करोगे तो बाकी छोटे बड़े सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। समझाइए कि देशों के बीच उत्पादन ने वैश्विक उद्योगों को कैसे बदल दिया है। मतलब आप अगर एक चीज को पढ़ लेंगे तो उसमें जो घुमा घुमा के जो प्रश्न पूछे गए हैं ये वो सारे हैं। टॉपिक एक ही है वैश्वीकरण, लेकिन उससे घुमा घुमा के प्रश्न पूछे गए हैं, वो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। वैश्वीकरण को सक्षम बनाने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। तकनीकी उन्नति जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इस प्रक्रिया में योगदान देती है, ये करना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां की वैश्वीकरण को आकार देने में क्या भूमिका है। ये स्थानीय बाजारों और उत्पादकों को कैसे प्रभावित करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वैश्वीकरण के भारत के ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक वर्णन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आया था हमारा लघु उत्तरीय में न्याय संगत वैश्वीकरण, यहां पर निष्पक्ष वैश्वीकरण, बात वही है। निष्पक्ष और न्याय संगत एक ही चीज है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए इसे सुनिश्चित करने हेतु कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। और एक ये थोड़ा और मुझे इंपॉर्टेंट लगा, वैश्वीकरण का भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या यह उनकी आय और आजीविका के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ है। अपने तर्क दीजिए। अगले पार्ट पे चलते हैं। हमारा अगला चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स, मतलब उपभोक्ता के अधिकार। तो
तो अति महत्वपूर्ण निश्चित उत्तरीय मतलब छोटे प्रश्न पहले देखेंगे। बाजार में खरीदारों की रक्षा में उपभोक्ता अधिकारों की क्या भूमिका है? ये ऐसे प्रश्न हैं जो बड़े में भी आ सकते हैं, छोटे में भी आ सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दो प्रमुख उपभोक्ता अधिकारों की पहचान करनी है। उपभोक्ता अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उपभोक्ता शिक्षा का क्या महत्व है? अगला प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण का उपभोक्ता अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ा है? इसमें अब लघु उत्तरीय प्रश्नों पे चलेंगे। प्रतिस्पर्धी बाजार व्यवस्था से उपभोक्ताओं को कैसे लाभ होता है? भारत में उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा में उपभोक्ता आंदोलनों की भूमिका वर्णन करना है और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए अधिकार के महत्व को समझाना है। फिर भारत में उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने के कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? अगला प्रश्न आता है अब आपके दीर्घ उत्तरीय मतलब बड़े वाले। इसमें उपभोक्ता संरक्षण कानून उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं से कैसे बचाते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को घुमाकर पूछ लिया, बाजार में उपभोक्ताओं की सुरक्षा में उपभोक्ता अधिकारियों के महत्व पर चर्चा करना है, उसी प्रश्न को घुमा दिया है थोड़ा सा। और बाजार में शोषण को रोकने में उपभोक्ता जागरूकता की भूमिका क्या है, उसी प्रश्न को घुमाया है, अलग अलग तरीके से पूछा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है, बिल्कुल वही प्रश्न फिर घुमा दिया है। यह उपभोक्ता में उपभोक्ताओं के अधिकारों की प्रभावी भूमिका निभाता है, कैसे निभाता है, किस प्रकार निभाता है। उपभोक्ता आंदोलन का क्या महत्व है? उपभोक्ता आंदोलन और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये दोनों चीज आप पढ़ लीजिए। यह व्यवसायों के संचालन के तरीके को कैसे बदल सकता है? भारत में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? फिर प्रश्न आता है, विज्ञापन किस प्रकार उपभोक्ताओं के विकल्पों को प्रभावित करते हैं? भ्रामक विज्ञापनों से बचने के लिए एक जागरूक उपभोक्ता को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, वो है इंटरनेट और ई कॉमर्स जो आजकल समस्या है ने उपभोक्ता व्यवहार और अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित किया है? ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा पर चर्चा करनी है। तो मित्रों, परीक्षा में जाने से पहले आप इन प्रश्नों को आप देख लें कि इसमें ये हमारे सब तैयार हैं, क्योंकि किसी भी कोई भी प्रश्न घुमाकर पूछा जा सकता है, तो आप इनको देखकर ही परीक्षा के लिए जाएं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक।